हम पृथ्वी के उद्भव से संबंधित जो जितनी भी थ्योरीज पढ़ी है उन सभी थ्योरीज को हम एक साथ आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पृथ्वी और हमारे जो विभिन्न प्लैनेट्स हैं, हमारे जितने भी जो ग्रह हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ। पिछली जितनी भी कक्षाएं रही उनमें हमने अलग-अलग दिन में अलग-अलग थ्योरीज को पढ़ा। आज एक ही वीडियो में हम सारी ही थ्योरीज को क्लियर करेंगे। यानी एक ही वीडियो के अंतर्गत जितनी भी जो थ्योरीज थी उन थ्योरीज को समझेंगे और जो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में दिए गए जितने भी जो पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे वन बाय वन। पूरी थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आज पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो विषय है पेपर आपका फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल जिस विषय का नाम है उसका यूनिट फर्स्ट का जो पहला विषय है उस पहले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का उद्भव। यहाँ हम केवल और केवल पृथ्वी के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हम उन सभी ग्रहों की बात करेंगे, हमारे सौर मंडल की बात करेंगे कि हमारा जो सौर मंडल है वो किस प्रकार से बना। उस सौर मंडल में विभिन्न जो ग्रह हैं उन ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। थोड़ा सा स्पीड से बोलूंगा ताकि कम से कम समय में हमारा पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। लगभग 5 से 6 क्लासें हो चुकी हैं इसी टॉपिक पर, जो मैंने अलग अलग पकड़ों के माध्यम से आपको बताई है। आज एक ही वीडियो के अंतर्गत हम पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जो उद्भव हुआ, उस पृथ्वी के उद्भव से संबंधित जो थ्योरीज है उन थ्योरीज की शुरुआत किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले कि पृथ्वी या विभिन्न ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहला जो मत दिया गया था वो कास्ट द बफन। कास्ट द बफन नाम के जो व्यक्ति थे, इन व्यक्ति ने सबसे पहले ये बताया 1749 में कि पृथ्वी और विभिन्न ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो शुरुआत या फिर कह सकते हैं कि इस प्रकार की विचारधाराओं, इस प्रकार के हाइपोथेसिस की बात करते हैं क्योंकि ये मस्तिष्क की उपज है। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ ये पृथ्वी खुद नहीं बता सकता, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति नहीं बता सकता। इसलिए केवल और केवल एक विचार प्रस्तुत किया कि शायद इस प्रकार की घटना घटित हुई होगी और उस परिकल्पना को जो कास्ट द बफन ने दिया जिसका नाम था कॉर्नेट हाइपोथेसिस, पुच्छल तारा परिकल्पना। इस परिकल्पना के बाद अलग अलग विद्वान आए और उन्होंने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की जो विभिन्न विचारधाराएं प्रस्तुत की है और उन सब में से किसी को मान्यता मिली किसी को नहीं मिली क्योंकि कुछ न कुछ कमियां हर एक विचारधारा में थी। उन विचारधाराओं को शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि इनकी जो शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो उसके बाद कास्ट द बफन के बाद आए इमानुएल कांट। इमानुएल कांट ने अपनी वायवीय राशि परिकल्पना प्रस्तुत की, गैसियस हाइपोथेसिस 1755 में। उसके जा ये जो परिकल्पना थी वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित थी। इसके बाद लाप्लास आए, लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया 1796 में। शुरुआत करते हैं कि इस प्रकार की जो हाइपोथेसिस है वो किस प्रकार से दी जाती है। तो ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर इन संकल्पनाओं को, इन परिकल्पनाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी दो प्रकार की विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती हैं कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा या विभिन्न ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा। इसी श्रेणी में सबसे पहली जो विचारधारा आती है उसको कहा जाता है अद्वैतवादी संकल्पना, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। इस कॉन्सेप्ट्स का कहना है कि पृथ्वी और विभिन्न ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो एक ही तारे से हुआ है। अद्वैत यानी दो नहीं है, केवल एक है। यानी केवल एक तारा था जो सूर्य था और सूर्य से ही हमारे विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ है। दूसरा जो विचारधारा या जो विचार प्रस्तुत किया जाता है वो है द्वैतवादी परिकल्पना या द्वैतवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत या डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर कहा जाता है कि ग्रहों के निर्माण में एक ही तारा नहीं था, इस ग्रहों के निर्माण में सूर्य के अलावा भी एक और तारा था
जिसके सहयोग से हमारे विभिन्न प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अद्वैतवादी अद्वैतवादी कॉन्सेप्ट, यानी जो कहते हैं कि सूर्य से विभिन्न ग्रहों का जो निर्माण हुआ है, सूर्य एक ही तारा था और एक ही तारे से अलग अलग हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है। इसी दृष्टि से कास्ट द बफन के बाद सबसे पहली जो विचारधारा आती है वो आती है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस बाय कांट। कांट क्या कहते हैं कि कांट कहते हैं कि 1755 में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित था, और इसका नाम रखा उन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस। इस गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में वो बताता है कि एक बहुत बड़ी निहारिका थी जो गर्म थी और गतिशील थी। उस गतिशील निहारिका से कई छल्ले अलग हुए, कुछ रिंग्स निकले, और रिंग्स निकलने के बाद विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। वो कहते हैं कि जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, तो चित्र के अंदर अगर ए पार्ट देखें तो वो कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ असंख्य पदार्थ बिखरे हुए थे, आद्य पदार्थ थे, प्रीमोर्डियल मैटर्स थे। वो मैटर्स जो थे वो ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं थी। इन कणों का निर्माण भगवान ने किया था। वे कण धीरे धीरे आकर्षित होने लगे, उनमें टकराहट शुरू होती है। टकराहट होने के बाद वो कह सकते हैं कि घूमने लगते हैं, गतिशील बन जाते हैं, और जैसे जैसे गति बढ़ती है तो गति बढ़ने के बाद उसमें से बीच में से एक उभार आता है, और ऐसे ही उभार से विभिन्न ग्रह बाहर निकलते हैं और विभिन्न आपके ग्रहों का निर्माण होता है। तो पहले सबसे पहले एक गतिशील धारिका थी और उसमें से कई छल्ले अलग हुए, कई रिंग्स बाहर निकली जो हमारे प्लानेट बनते हैं। और जब ये रिंग्स बाहर निकली, ये धीरे धीरे ठंडी होकर हमारे सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण करते हैं। पहली हाइपोथेसिस कांट की हाइपोथेसिस, डिटेल में मैं पहले के क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। दूसरी हाइपोथेसिस है वो है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। जो देने वाले थे उनका नाम था फ्रांस के विद्वान लाप्लास। 1796 में 1796 में कांट के सिद्धांत में जो कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के लिए ये नई परिकल्पना दी गई और बताया गया कि हमारे जो प्लानेट है उन प्लानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। वो कहते हैं कि एक विशाल तत्व निहारिका पहले से ही एक छल्ला एक ही बार निकला। वो पहले से ही बता देते हैं कि निहारिका पहले से थी। कांट बताते हैं कि निहारिका का निर्माण हुआ, कुछ पदार्थ बिखरे हुए थे, प्रीमोर्डियल मैटर्स, वो इकट्ठे होते हैं और निहारिका का निर्माण करते हैं। यहाँ पर लाप्लास डायरेक्टली कहते हैं कि निहारिका पहले से ही थी, और जैसे जैसे उस निहारिका का बाहरी हिस्सा जो ठंडा होता गया, ठंडे होने के कारण उसमें से एक छल्ला बाहर निकला, उसमें से एक रिंग बाहर निकली, और उस रिंग्स बाहर निकलने के बाद वो जो रिंग्स है वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई, और ये रिंग्स से निकले हुए जितने भी जो छल्ले थे वो चारों तरफ चक्कर काटने लगे। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके निहारिका घूम रही है, बड़ी स्पीड से घूम रही है, इसमें से कह सकते हैं एक टुकड़ा बाहर निकला, ये टुकड़ा धीरे धीरे 9 भागों में बांट गया, और 9 भागों में बंटने के बाद इसी जो मुख्य निहारिका थी उसके चारों तरफ कह सकते हैं कि घूमने लगे, या फिर कह सकते हैं कि इसमें से ही एक पार्ट को छोड़कर बाकी इसके चारों तरफ चक्कर काटने लगे। इस प्रकार से हमारे प्लानेट के ग्रहों का निर्माण हुआ है। धीरे धीरे ये टुकड़े ठंडे होते हैं, ठंडे होने के बाद इन ग्रहों का निर्माण होता है जिसमें से पृथ्वी भी शामिल मानी जाती है। ये परिकल्पना कहती है कि इस हिसाब से सभी ग्रहों के जितने भी जो उपग्रह हैं उसे सूर्य पितृ ग्रह का अर्थ है कि जो पीछे बचा टुकड़ा यानी सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में घूमना चाहिए, लेकिन कुछ 2 ग्रह ऐसे हैं शनि और बृहस्पति जो उस दिशा में चक्कर नहीं काटते हैं जिस दिशा में उसको सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटना चाहिए। इनका जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा ऑपोजिट है, इसलिए कुछ कमियां इसमें भी आई। वापिस समझ लेते हैं। कांट कहता है कुछ पदार्थ बिखरे हुए थे। कांट की हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो कांट की हाइपोथेसिस क्या कहती है कि ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ बिखरे हुए थे, आपस में आकर्षण होने के कारण वो जुड़ते गए। जैसे जैसे जुड़ते गए उसका आकार बढ़ता गया और स्पीड से घूमने लगी। जैसे जैसे उस स्पीड से घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रोपसारी बल के कारण उसमें से कुछ 9
रिंग्स बाहर निकलते हैं, उससे हमारे प्लैनेट की रचना होती है। लाप्लास कहते हैं पहले से ही निहारिका थी, निहारिका धीरे धीरे बाहर से ठंडी हो रही थी और जो भाग ठंडा हो रहा था वो मुख्य निहारिका से अलग हो गया, और मुख्य निहारिका से अलग होने के बाद उस अलग हुए भाग में से 9 टुकड़े अलग हुए और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने 1796 में प्रस्तुत की। यहाँ तक हमने 3 हाइपोथेसिस के बारे में बात की है। सबसे पहले विचार कास्ट द बफन द्वारा 1749 में दिया गया। उसके बाद 1755 ईस्वी में आए आपके इमानुअल कांट, जिन्होंने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। उसके बाद आए लाप्लास, लाप्लास ने अपनी नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना दी। तो 3 हाइपोथेसिस होगी। एक हो गई आपकी पुच्छल तारा परिकल्पना जो दी कास्ट द बफन ने। दूसरी परिकल्पना थी गैसेस हाइपोथेसिस या वायवीय राशि परिकल्पना, इमानुएल कांट ने द्वारा। तीसरी जो हाइपोथेसिस है वो है आपके लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट, यहाँ इससे पहले जितनी भी 2 हाइपोथेसिस हमने इसके बारे में बात की है, कांट की और लाप्लास की, ये कहते हैं कि सूर्य से ही विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ है। यानी तारा जो था, एक तारे से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, इसलिए उसे अद्वैतवादी कॉन्सेप्ट कहते हैं, उन दोनों ही कॉन्सेप्ट को। इसके बाद उसमें संशोधन हुए, नए विचारक आए और नए विचारकों ने अपनी नई विचारधारा प्रस्तुत की और कहा कि प्लैनेट की जो रचना हुई वो एक ही तारे से न होकर 2 तारों से हुई। कैसे? अद्वैतवादी संकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों के संयोग से मानी जाती है। इस कारण इस संकल्पना को बाई पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तारों का संयोग या 2 से अधिक तारों के बीच होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है, ये बाई पैरेंटल हाइपोथेसिस कहती है। इसके अंतर्गत चैम्बरलिन और मॉल्टन दोनों का नाम आएगा। ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना जो है महत्वपूर्ण है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैम्बरलिन और मॉल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना की बात करते हैं। इस परिकल्पना को देने का जो कार्य चैम्बरलिन और मॉल्टन ने 1905 में किया, ये द्वैतवादी संकल्पना है, बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट है, यानी सूर्य और उसका एक साथी तारा मिलकर हमारे ग्रहों का निर्माण करेंगे। ये कहते हैं कि ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वह तप्त यानी गर्म गैस या निहारिका से नहीं, बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे थे उसमें कहा गया कि गैस के बने हुए बादल थे, नहीं, ये कहते हैं कि पहले से ही एक ठोस पिंड था, सॉलिड पिंड जो था, उससे विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। वो कहते हैं कि प्रारंभ में 2 विशाल तारे थे, एक था सूर्य और एक था उसका साथी तारा। 2 तारों की बात कर रहे हैं, यानी ये द्वैतवादी कॉन्सेप्ट है। आगे कहते हैं कि जब दूसरा जो तारा है, तो सूर्य के अलावा दूसरा जो तारा था वो सूर्य के पास पहुंचा, उस समय सूर्य की धरातल से उस साथी तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से बहुत सारे पदार्थ बाहर निकले, क्योंकि वो चुंबक की भांति उन पदार्थों को खींच रहा था। इस प्रकार से जो पदार्थ सूर्य से बाहर निकले वो ग्रहाणु कहलाए, वो प्लैनेटिसिमल्स कहलाए। प्लैनेटिसिमल्स की जो बात की जा रही है वो इस प्रकार से की जा रही है, यानी हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारा सूरज है और इसके साथ एक कह सकते हैं कि उसका साथी तारा, कंपेनियन स्टार जो है, वो उसके साथ चल रहा था। यो घूमते घूमते इसके पास आया, सूर्य में से बहुत सारे पदार्थों को उसने अपनी ओर आकर्षित किया। जो पदार्थ इस कंपेनियन स्टार की आकर्षण शक्ति से इसकी तरफ खींचे चले आए, और ये जो पदार्थ थे इनको उन्होंने कहा है प्लैनेटिसिमल, ग्रहाणु, ग्रहों के अणु, जिनसे ग्रहों का निर्माण होता है। और बाद में कहते हैं कि यही जो कण है वो धीरे धीरे मिलकर इकट्ठे होते गए, ठोस होते गए, ठंडे होते गए, और इससे हमारे विभिन्न ग्रहों का निर्माण होता है। ये चैम्बरलिन और मॉल्टन कहते हैं अपनी विचारधारा या जिसे हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते हैं, उसके माध्यम से। चैम्बरलिन और मॉल्टन की परिकल्पना थी ग्रहाणु परिकल्पना। उसके बाद आए जेम्स जीन्स 1919,
और जेफरीज ने 1921 में उसमें कुछ संशोधन किए। परिकल्पना जो थी उसको कहा जाता है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वार उत्पन्न होता है, टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है उसमें किस प्रकार से ज्वार उत्पन्न होता है या किस प्रकार की प्रोसेस होती है, इसको हम समझेंगे। ये कहते हैं ये सबसे आधुनिक है। आधुनिक क्यों है कि 1919 और 1921 की बात की जा रही है, यानी काफी समय नहीं हुआ है और इस परिकल्पना को प्रस्तुत किए हुए ज्यादा समय नहीं बीतने के कारण आधुनिक विचारधारा या परिकल्पना के रूप में इसे जाना जाता है। ये कहते हैं कि सौर मंडल का जो निर्माण है वह सूर्य व एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। यहाँ पर भी दो तारों की बात की जा रही है, यानी एक सूर्य था और सूर्य के साथ साथ एक दूसरा साथी तारा भी था जिससे हमारे इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो दो तारों की बात की जा रही है। इसका अर्थ ये है, ये भी कॉन्सेप्ट बाई पेरेंटल है, द्वैतवादी है, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं आगे। ये कहते हैं कि सूर्य के निकट जब उसका साथी तारा बहुत नजदीक आया तो सूर्य की जो सतह है उसमें ज्वार उत्पन्न हुआ। ज्वार उत्पन्न होने के कारण एक पदार्थ शिकार नुमा आकार का बाहर निकला, जिसे फिलामेंट नाम दिया। जेम्स जीन्स और जेफरी उसे फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट जो है वो शिकार के आकार का था। शिकार के आकार का अर्थ हो गया कि बीच में से मोटा और किनारों पर पतला। इस प्रकार का एक पदार्थ सूर्य की सतह से टूटकर अलग हो जाता है और वही फिलामेंट बाद में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगता है और उसी से टुकड़े जो टूटते हैं उससे हमारे विभिन्न ग्रहों के निर्माण होते हैं। ये फिलामेंट सौर्य के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिसमें पृथ्वी भी उसमें शामिल है। ये एक परिकल्पना ग्रहों उपग्रहों के क्रम आकार संरचना और के बारे में व्याख्या करती है। ये आपके सामने फिलामेंट है। फिलामेंट ये सूरज से एक पदार्थ बाहर निकला, ये जो टुकड़ा जो निकला बाहर जो तस्तरी के आकार का है या सिगार के आकार का है वो फिलामेंट कहलाता है। बीच का भाग मोटा, तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो ग्रह है जुपिटर सबसे बीच में है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम किनारों की तरफ जाएंगे छोटे छोटे ग्रह आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट रहता है। वापिस इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। वो कहते हैं कि एक साथी तारा बहुत बड़ा तारा था और एक था हमारा सन। इस सूरज के पास से जब ये तारा गुजरा, ये मान लीजिए इसका ऑर्बिट है, तो यहाँ से एक पदार्थ बाहर निकला इस प्रकार से, क्योंकि ये तारा इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जब तारा बिल्कुल यहाँ पर पहुंच जाता है, सूर्य के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, तो ये जो टुकड़ा है ये टूट कर इससे सूर्य से अलग हो जाता है। सूर्य से टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है क्योंकि इसे ये तारा खींच रहा है। ये तारा खींच रहा है, इस कारण ये इसकी ओर आकर्षित हो रहा है, लेकिन सूर्य भी उसे वापस नहीं खींच पा रहा है क्योंकि तारे की जो आकर्षण शक्ति है वो सूर्य से काफी अधिक है। ये तारा इस तारे की ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है जिसको नाम दिया उन्होंने फिलामेंट। फिलामेंट इस साथी तारे की ओर आकर्षित होता जा रहा है और इस तारे के साथ मिलना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचने लगता है तब तक तारा आगे चला जाता है क्योंकि तारा घूम रहा है। तारा यहाँ पहुंच गया और फिलामेंट जब तक यहाँ पहुंच जाता है। फिलामेंट पहले यहाँ था, पहली स्थिति हुई जब वो आकर्षित कर रहा था तो इस समय ज्वार उत्पन्न हुआ। ज्वार उत्पन्न होने के बाद जैसे ही नजदीक आया तो दूसरी स्थिति में वो उससे टूटकर अलग हो गया। तीसरी स्थिति में वो स्वतंत्र रूप से सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा। यही जो फिलामेंट है वो आगे जाकर आपके विभिन्न प्लैनेट की रचना करता है, ऐसा कहते हैं जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हाइपोथेसिस वो है ज्वारीय परिकल्पना को एक बार इसमें वापस समझ लेते हैं कि साथी तारा सूरज में से कुछ पदार्थ बाहर निकले क्योंकि ये जो स्टार है ये स्टार इस सूरज में से इन पदार्थों को खींच रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ से खींचना शुरू किया और धीरे 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 ये सारे पदार्थ इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और जब तारा बहुत दूर चला जाता है तो ये पदार्थ बीच में रह जाते हैं और यही हमारे विभिन्न ग्रहों का निर्माण
करते हैं। इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये है हमारा सूरज, ये तारा, तारा इस पदार्थों को खींच रहा है। जैसे-जैसे तारा उसके पास से गुजरेगा, ये पदार्थ इससे अलग हो गया और यही पदार्थ फिर धीरे-धीरे टूटकर हमारे प्लैनेट की रचना करता है। इसको हम इस प्रकार से हमारे जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम को इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस प्रकार से, तो बीच में कह सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके एक सिस्टम, इसको हम कह सकते हैं माई वेरी एजुकेट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अभी वर्तमान में प्लूटो को 2006 के बाद इस सौर परिवार से अलग कर दिया गया। कारण थे, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है रसेल की। रसेल ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको नाम दिया गया द्वितारक परिकल्पना। तारे सूर्य के अलावा दो थे, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस के अंतर्गत वो कहते हैं कि जेम्स और जीन्स ने जो परिकल्पना दी उसमें जो चेंजेस कांट ने जो दिया, कांट की जो हाइपोथेसिस थी उसमें चेंजेस लाए लाप्लास ने, लाप्लास और कांट ने जो हाइपोथेसिस दी उसमें लाए चेंजेस लाए जेम्स, जीन्स और जेफरीज ने। जेम्स, जीन्स और जेफरीज ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें जो चेंजेस लाए वो लाए रसेल ने। तो रसेल ने द्वितारक परिकल्पना प्रस्तुत की और कहा कि यहाँ पर तारों की संख्या दो थी, एक तो सूर्य था। तो कहा गया है कि सूर्य के पास दो तारे थे, दो तारे थे, एक तारा तो सूर्य के चारों ओर चक्कर निकाल रहा था और दूसरा जो तारा था वो उस तारे के बिल्कुल पास में से गुजरा जिसकी दिशा विपरीत थी। इसको हम चित्र के माध्यम से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये सूरज है, सूरज के साथ या सन के सामने एक तारा, सूर्य और एक तारा। इससे पहले की हाइपोथेसिस जो है जेम्स, जीन्स एंड जेफरीज की, वो कहते हैं कि सूरज था और सूरज के साथ एक तारा था। ये जो व्यक्ति है रसेल, रसेल कहते हैं कि बाइनरी स्टार थे, तारे एक नहीं थे, दो थे। ये जो तारा है वो सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से इस दिशा में घूम रहा था, इस दिशा में घूम रहा था। लेकिन ये जो तारा है इसके विपरीत दिशा में इस प्रकार से घूम रहा था। ये तारा इस दिशा में जा रहा है और ये तारा इस दिशा में जा रहा है। तो ये कहते हैं कि जब साथी तारा इस साथ तारे से पास से गुजरा, एक तो था आपका कंपेनियन स्टार जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा था और एक थर्ड स्टार जो था, थर्ड स्टार यूं कह रहा हूं कि सन भी हमारा एक स्टार है। सेकंड जो स्टार है जिसे हम कंपेनियन स्टार कह रहे हैं वो साथी तारा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाला तारा है। एक और तारा था जो उस साथी तारे के पास से गुजरता है। वो कहते हैं कि विशाल तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले तारे पर ज्वार उत्पन्न हुआ। यानी जो ज्वार उत्पन्न होता है वो यहाँ पर, जिससे फिलामेंट की जो बात की जा रही है वो की जा रही थी यहाँ से सूर्य से निकली हुई। रसेल कहते हैं कि जो फिलामेंट या जो ज्वार उत्पन्न हुआ था वो सूर्य की सतह से उत्पन्न न होकर वो ज्वार उत्पन्न हुआ था उस तारे की सतह से, जो कंपेनियन स्टार कहलाता है। इसी ज्वार से जितने भी जो पदार्थ निकले उससे हमारे ग्रहों का निर्माण होता है। आई होप समझ गए होंगे। सूर्य, सूर्य के साथ उसका चक्कर काटने वाला दूसरा तारा जो घूम रहा है इस दिशा में, इस दिशा में ये घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है। फिर उसके साथ एक आया दूसरा तारा जो, अगर ये तारा इस तरफ घूम रहा है तो ये थर्ड स्टार है, वो इस प्रकार से इस दिशा में घूम रहा है। इस बड़े तारे की आकर्षण शक्ति से इस छोटे वाला कंपेनियन स्टार है उसमें से कुछ पदार्थ निकले और वो पदार्थ धीरे धीरे कार के कारण आगे खींचे चले जाते हैं इस बड़े तारे की तरफ और टुकड़ों में बंटने के बाद हमारे 9 ग्रहों का निर्माण होता है। तो विभिन्न 9 ग्रहों का निर्माण रसेल कहते हैं कि सूर्य से न होकर साथी तारे से का निर्माण हुआ है। उसके बाद नई हाइपोथेसिस ऑटो शिम्ड जो
आपके रूस के थे, उन्होंने अंतर तारक धूल परिकल्पना दी, इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी। इसके द्वारा वो कहते हैं कि 1943 में ये संशोधन कह दीजिए या फिर नई हाइपोथेसिस कह दीजिए, या मस्तिष्क की उपज कह दीजिए, परिकल्पना कह दीजिए, कल्पना शब्द जुड़ा हुआ है, शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही हुआ है, कोई नहीं कह सकता। तो वो कहते हैं कि विभिन्न ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो गैस तथा धूल कणों से हुई है, धूल के कणों से हुई। अब धूल कहाँ से आई, इसको समझाने का वो प्रयास करते हैं कि जब सूर्य एक आकाशगंगा यानी नेबुला निहारिका से पास से गुजरा, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से सूर्य ने उस निहारिका में से कुछ धूल के कणों या गैस के बादलों को अपनी ओर आकर्षित किया, और जो पदार्थ निहारिका से अलग हुए और सूर्य की ओर खींचे चले आए, वो धीरे धीरे सामूहिक रूप से सूर्य की ओर चारों दिशा में चक्कर काटने लगे, और इन्हीं धूल के कणों के वापस जुड़ने, कठोर होने से विभिन्न ग्रहों का निर्माण होता है। लेकिन कमी इसमें भी रहती है कि ये धूल के कण और गैस सूर्य से कैसे आकर्षित हुए। तो ये कुछ समस्याएं भी ऑटो शिम्ड जो रूस के थे उनकी विचारधारा में रहे हैं। नेक्स्ट जो परिकल्पना आई वो थी फ्रेड हॉयल एंड लिटिलटन की, जो कहते हैं अभिनव तारा परिकल्पना। अभिनव तारा क्या है तो उसको बताता है अपनी पुस्तक में कि नेचर ऑफ द यूनिवर्स ने 1939 में उन्होंने नाभिकीय भौतिकी संबंधी सिद्धांत देते हुए जेम्स जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया और कहा कि सूर्य की उत्पत्ति में 3 तारों की भूमिका रही है। रसेल भी कहते हैं कि सूर्य के अलावा 2 तारे थे। ये भी कहते हैं कि विभिन्न ग्रहों के निर्माण में 3 तारों की भूमिका रही है। ये कहते हैं कि ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार का न तो गैस के बादल चल रहे हैं, न धूल आकर्षित की जा रही है। ये कहते हैं कि जो साथी तारा था वो ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट होने के बाद उसमें से जो कण बाहर निकले उससे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। और उसी को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि जो सूर्य और सूर्य के चारों तरफ एक कंपेनियन स्टार, जो हम साथी तारे की बात कर रहे हैं, वो घूम रहा था। वो कंपेनियन स्टार जो था वो विस्फोट हो गया, उसमें वो टूटकर बिखर गया, और टूटकर बिखरने के बाद ये गैस के बादल सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगे। ये जो गैस के बादल हैं धीरे धीरे संगठित होते गए। इस प्रकार से गैस से पहले एक प्लैनेट बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा, चौथा करते हुए वर्तमान जितने भी जो हमारे ग्रह हैं, सौर मंडल के सदस्य ग्रह हैं, उन सभी सदस्य ग्रहों का निर्माण होता है। और इस प्रकार से अपनी जो कॉन्सेप्ट है, अपनी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। फिर आता है बिग बैंग। जॉर्ज लेमेंटर जो बेल्जियम के निवासी थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो आज से 15 अरब वर्ष पहले हो गई थी, और उस समय हमारा जो ब्रह्मांड था एक जलता हुआ अग्नि का पिंड था। उस अग्नि के पिंड में विस्फोट हुआ, उसमें से कई पदार्थ बाहर निकले और हमारे प्लानेट की रचना हुई। ऐसे इसकी शुरुआत की जाती है। तो हब्बल, एडविन हब्बल नाम के एक व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि निहारिका जो है, उन निहारिका ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में तारों की संख्या बढ़ रही है। तो इसको लेकर सबसे पहले एडविन हब्बल ने विचार प्रस्तुत किया। जॉर्ज लेमेटर ने उसको बताया और कहा कि हमारे जो प्लानेट है उसमें बिग बैंग महाविस्फोट के कारण हमारे प्लानेट का निर्माण हुआ है। जो बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉट्स या एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के थे, वो कहते हैं 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक बहुत तेज गर्म पिंड था। इस पिंड में एकदम एक दिन अचानक से विस्फोट हुआ
इसे महाविस्फोट या बिग बैंग, बड़ा विस्फोट कहा जाता है। इस बड़े विस्फोट के कारण कह सकते हैं कि एक छोटा-सा एक पदार्थ था, एक परमाणु था, छोटा-सा पदार्थ कहा जा सकता है, ये इतना सा एक छोटा-सा पदार्थ था और इस पदार्थ में विस्फोट होने के कारण ये इस प्रकार से विस्फोट होता है और विस्फोट होने के कारण इसमें से असंख्य पदार्थ छोटे-छोटे से बाहर निकले। ये पदार्थ इस प्रकार से धीरे-धीरे बाहर निकलते हैं और इन्होंने ब्लैक होल या काले पदार्थ कहा। काले पदार्थ जो थे, वो धीरे-धीरे आकाश गंगा के रूप में बदलने लगे और इसमें भी कह सकते हैं कि धीरे-धीरे ये आकाश गंगा यानी जो ये आकाश गंगा का निर्माण होता है। फिर वो कहेंगे कि जो पदार्थ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उसमें भी बाद में विस्फोट होगा, बैंग होगा, बिग बैंग होगा और उसके बाद हमारे विभिन्न ग्रहों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से सारे कॉन्सेप्ट मैंने पूरे करवा दिए हैं। अभी किसी को कोई समस्या, प्रॉब्लम रही है तो मुझे बता दीजिएगा। अभी तक जितना हमने पढ़ा है